बस एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही रणनीति होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं बिल्कुल वही सिलेबस है बच्चों जो आपका सीबीटी का सिलेबस है। जो उनको टफ लगता है ना वो छोड़ देते हैं, जबकि सवाल तो हर जगह से आता है। क्यों छोड़ा जाए भाई? हम क्यों ना उसको पहले से ही 1.5 घंटा हर एक दिन उसी टॉपिक के लिए डेडिकेट कर दें जो मुझे कम आता है। कल क्या पढ़ना है, अगले दिन हमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। पता होना चाहिए इस एग्जाम में जब आप कोई भी सही प्रश्न करते हो तो उसके लिए +5 मार्क्स मिलता है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा इस चैप्टर का ये क्वेश्चन तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसमें क्यों नहीं कर पाए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज के सेशन में मैं तुम लोगों के लिए एक नया कुछ टॉपिक लेकर के आ गया हूं भाई। यहां पर हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज तक पहुंच सकते हो, है ना। तो आप लोग बहुत सारे प्यारे बच्चे होंगे और क्लास 12th के होंगे बच्चों, और उसके बाद ये पहला सीढ़ी है, आपका पहला कदम है बेटा। क्लास 12th के बाद बच्चे उतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव लाइफ नहीं जिए होते हैं, ये पहला स्टेप है। तो तुम किस तरीके से इफेक्टिवली इस पहले स्टेप से ही एक अपना अच्छा करियर सिक्योर कर सकते हो बच्चों। और एक अच्छा करियर सिक्योर करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में आपको पहुंचना पड़ेगा। आजकल के टाइम पे अच्छे कॉलेज में पहुंचना भी बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली तब जब आसपास इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है, जब आसपास इतना कंपटीशन का माहौल है, तो वहां पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत जरूरी होता है। अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे, अच्छा आपका नेटवर्क बनेगा। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। किसी अच्छे जगह पर आप जाते हो तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आप में से बहुत सारे बच्चों का अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा, तो उस बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप किस तरीके से अपने टाइम को बहुत स्मार्टली इफेक्टिवली यूज करके आप अच्छे प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी से आप अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंच सकते हो, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, आजकल के टाइम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपकी चेहरा बना हुआ होता है। चेहरा क्या, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम इस तरीके से परेशान। आई ट्रस्ट, मतलब आई गारंटी बेटा, आई ट्रस्ट यू ऑल, आप, मैं सभी पे बहुत भरोसा करता हूं, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप सभी बच्चों के अंदर एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, सभी बच्चों के अंदर यूनिक एबिलिटी होती है। बस जरूरत है तो उसको निखारने की, जरूरत है तो उसको सही राइट टाइम पर सही चीजें गाइडेंस करके उसको निखारने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम आपको यहां से यहां तक पहुंचा सकते हैं, है ना। बस एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही रणनीति होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज के सेशन में बच्चों हम इसी इसी मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको अपनी पढ़ाई पे, है ना। ये कॉमन वीडियो है तो किसी भी बैच का बच्चा होगा, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, आप बच्चे मुझे जानते होंगे, अगर देखते होंगे मुझे इसी चैनल पे, मैं दिखता हूं पढ़ाते हुए। तो अगर अदर बैच के भी, आप अदर सब्जेक्ट के भी एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, तो ये कॉमन गाइड है, आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आप में से ड्रॉपर भी होंगे जो ड्रॉप लेकर के बीएचयू या डीयू या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या जेएनयू में जाने की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, कि हम यार 1 साल ड्रॉप लेंगे और करेंगे तो अच्छे कॉलेज से करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 12 के बोर्ड से एस्पायरिंग होंगे, है ना। तो दोनों के लिए हम बताएंगे कि क्या आपके लिए रणनीति होनी चाहिए। तो ये टाइम है बच्चों ओवर थिंकिंग को बंद करने का और एक्शन शुरू करने का। एक्शन भी आपका बहुत स्मार्ट होना चाहिए। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं बच्चों, लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही है, वो तो प्रिंसिपल फर्स्ट फैक्टर है। लेकिन हार्ड वर्क आपको स्मार्टली करना है ना, मतलब स्मार्ट स्टडी करना है। देखो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, केवल हार्ड वर्क में लगे होते हो, भाई विपुल सर ने बताया, उनका मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखा और मुझे मजा आ गया, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे आप सोचते हो। अब इलेक्ट्रो की जितनी भी मार्केट में बुक अवेलेबल, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारे करूंगा। इस चक्कर में आप बाकी के चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, जबकि बाकी के चैप्टर्स भी बराबर वेटेज रखते हैं। आपको एग्जाम में हर चैप्टर से अमूमन 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री की मैं बात बता रहा हूं, अदर सब्जेक्ट के भी आप देख सकते हो, सिलेबस वाइज बाइफरकेशन, ठीक है, आपके कंसर्न टीचर आपको बताते ही होंगे। तो आपको बेटा ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड वर्क ही करते रहना है, आपको एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से हार्ड वर्क करना है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो कैसे करोगे यार, आओ अब हम उस पे बात करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में मेनली हम करेंगे, अभी मोटा मोटी बेटा 3 महीने बचे हुए हैं आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए। 3 महीने ही है ना, चलो मोटा मोटी 2.5 से 3 महीना है। तो उसमें क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए बेटा, क्या रणनीतियां होनी चाहिए जिससे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज तक पहुंच सकते हो।
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सर हमें तो बोर्ड भी देना है, हमें तो सीयूटी भी देना है, हम क्या-क्या करें? एग्जाम हॉल के हैक्स क्या हो सकते हैं? ये बातें हम आज के सेशन में करेंगे और आप ट्रस्ट मी, अगर आप इतना फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचोगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, बहुत सक्सेसफुल होगे बच्चों। ठीक है? चलो। तो अब बात करूं बेटा, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि भविष्य की चाबी है, एक सुनहरे भविष्य की चाबी। अगर मैं इसको और रिफ्रेम करना चाहूं तो भविष्य के आगे मैं सुनहरा वर्ड भी ऐड करूंगा, एक सुनहरे भविष्य की चाबी है ना? क्योंकि बेटा यहां से ड्रीम यूनिवर्सिटी से आपका बेहतर प्लेसमेंट होता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, आपके कॉलेज में ही कंपनियां आती हैं, वहां से प्लेसमेंट करती हैं। आपको सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपके हाथ में जॉब का ऑफर लेटर होगा, है ना? ऐसे कॉलेजेस हैं। मेरा खुद इनफैक्ट कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैं भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और कैंपस प्लेसमेंट होता है बच्चों का, है ना? तो यस, एक सुरक्षित करियर होता है बेटा। अपने माता पिता के सपनों को आप पूरा करोगे, है ना? अच्छे कॉलेज में जाओगे, आपके करियर की पहली सीढ़ी है। बहुत सारे बच्चे हैं आप में से, अभी आप सिर्फ पहला अपने लाइफ का एग्जाम दे रहे हो, तो उस एग्जाम में बहुत जरूरी है, बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे, बच्चों बहुत दूर से, ऐसे रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं और वो काफी परेशान होते हैं। तो वहां पर मार्गदर्शन की बहुत जरूरी होती है। तो तुमको एक स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है, प्लस स्मार्ट वर्क करना है स्मार्ट तरीके से, ताकि आप सफलता को प्राप्त करो। अब क्या आपका होना चाहिए, क्या रणनीतियां होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे बच्चों। देखो, 3 महीने का अगर मैं मास्टर प्लान बताऊं तो ऐसे देखो, अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज करते हैं, सर एक काम करो, सर हमने देखो सिलेबस सेम है, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं बिल्कुल वही सिलेबस है बच्चों, जो आपका सीबीटी का सिलेबस है। तो बच्चे करते हैं कि एक काम करो सर, कोई बुक सजेस्ट कर दो, हम सवाल लगाना शुरू कर देते हैं। अबे नहीं, सबसे पहले तुम्हें अगर कुछ चीज करनी है तो वो सवाल पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की स्पष्टता होनी चाहिए। सिलेबस को पूरा करना है बेटा, 3 महीने है ना, तो इनिशियल के 1 महीना, है ना, या 1 या 1.5 महीना, मैं तो एक ही महीना बोलूंगा, है ना, टारगेट रखो। अपने आप 1.5 महीने में खिंच जाता है, क्योंकि जितना आप टारगेट रखते हो उतना पूरा होता नहीं है ना? और किसी का नहीं होता, परेशान मत होना। कुछ ऐसे हार्श टारगेट बच्चे कर लेते हैं, तो वो 1 महीना रखोगे, 1.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इन इनिशियल 50% टाइम में आपको कंसेप्ट्स की बहुत अच्छी क्लैरिटी रखनी है। हर एक सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है, 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो उन चैप्टर की आप सबसे पहले सारी थ्योरी पूरा करोगे। जितने भी चैप्टर हैं उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझोगे आप। जो भी ऑब्वियस सी बात है कि उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, वो भी आप अटेम्प्ट करोगे, बट आपका प्राइम फोकस होगा कि आप अपने कंसेप्ट्स को किस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छे से उसमें क्लैरिटी ला रहे हो। तो फर्स्ट काम तो आपका ये होना चाहिए, जो भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आपका सिलेबस का पार्ट है, उसके कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है सर। फेज 2 जो होगा बेटा, अगला 1 महीना, अगर मैं बोलूं तो वो गहन रिवीजन और प्रैक्टिस का होगा। पहले आपने पूरी कंसेप्ट्स को कर लिया, आपने अच्छे से नोट्स वोट सब चीजें आपके पास में है। अब अगला महीना जो आएगा उसमें आपको नोट्स नहीं बनाना, बस रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है? तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा मिशन कैंपस का सीरीज चल रहा है, उस पर तुम्हें आना है। वहां पे सारे पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूं चैप्टर वाइज, तुम उसको देखो। क्वेश्चन में डिस्प्ले करता हूं, उसको पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं हर एक क्वेश्चन को, आप उसको देखो। आप और भी चीजों से देख सकते हो, आपके पास जो भी है। देखो बेटा, सिलेबस बिल्कुल सेम है। सीयूईटी के एग्जाम में थोड़ा सा ये होता है ना कि आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। मान लो पूरे एनसीईआरटी पूछता है, एनसीईआरटी के कोई लाइन है ना जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो वही पकड़ता है, वो वही पकड़ता है, उसी को घुमा करके वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो तुमको एमसीक्यूज की खूब प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है, तो तुमको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, अभी हम इस पे बात करेंगे। तो इनिशियली 1 महीना तो आपका हो गया बेटा, 1 से 1.5 महीना आप कंसेप्ट को क्लियर किए। अगले 1 महीने में आपको रिवीजन करना है, प्लस खूब सारे क्वेश्चन करने हैं एमसीक्यू वाले। थ्योरेटिकल मत लेके बैठ जाना, एमसीक्यू और जिसमें ऑप्शंस हो, है ना? और ये जब तुम करना तो तुम एक स्टॉप वॉच लगा करके बैठना, देखना है कि तुम एक क्वेश्चन तुम्हें करने में कितना टाइम लग रहा है ना? क्योंकि एग्जाम में तो तुमको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो तुम यहां पर भी उस टाइम को देखो, अगर ज्यादा लग रहा है तो कम करो, कम करो, उसमें स्टॉप वॉच लगाओ और देखो 10 क्वेश्चन तुमने ले रखा है तो उसको कितने मिनट लग रहा है ना? तो स्टॉप वॉच लगा करके रखो, तुमको अलार्म करे तो फिर वहीं रुको। तो जब स्टॉप वॉच रहेगा तो तुम्हारा दिमाग में प्रेशर रहेगा, नहीं नहीं मैं जल्दी करना है, जल्दी करना है। इससे क्या होगा, जब तुम रियल एग्जाम में जाओगे तो तुमको बहुत अच्छा अनुभव हो चुका होगा टाइम मैनेजमेंट का। तो जब भी प्रैक्टिस करो आप ये ध्यान रखो कि आपको स्टॉप वॉच के साथ करना है और रिवीजन के साथ करना है। अब अगले जो 15 दिन बचेंगे,
अगले 15 दिन उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितने भी सीवीटी के मॉक टेस्ट बनते हैं हम लाएंगे ऑफ कोर्स आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एनालिसिस करना है, जितना पहले आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड तकनीक है बेटा। इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेजेस तक पहुंचोगे। केवल यही जरूरी नहीं होता बेटा, कुछ और चीजें भी जरूरी होती है। जैसे अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी होगा, सर हमने केवल केमिस्ट्री का पेपर तो ले नहीं रखा है, हमारे पास में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो या मैथ्स में से कोई एक है, या हिंदी है, या इंग्लिश है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट, या एक जीएटी भी है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से कोई कोई पोर्शन आपका वीक होगा, कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा होगा। अगर चैप्टर नहीं टफ लग रहा होगा तो कुछ कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे सब्जेक्ट जिनके पर्टिकुलर चैप्टर्स आपको टफ लगेंगे, है ना। तो इन सब चीजों के लिए भी आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है मैं बताता हूं। आपके पास में ये दिन है ना। तो आप इसमें से ये कर सकते हो बेटा कि देखो, अगर मैं आइडियली बोलूं, आप लोग अगर ड्रॉपर हो तो आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप 12th क्लास के हो तो भी आपको 5 से 6 घंटे देने चाहिए। अब उन 5 से 6 घंटे के अलावा एटलीस्ट आपको 1.5 घंटा बेटा, एटलीस्ट 1.5 घंटा आपको उन चैप्टर्स पे या उन टॉपिक्स पे देने चाहिए जो आपको बहुत टफ लगते हैं, क्योंकि सवाल तो वहां से भी बन सकता है भाई। तो अब ये पूरे दिन में ये एक एक्स्ट्रा आपको ऐड ऑन करना है। ये स्ट्रैटेजी तो फॉलो करनी ही है, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आपको एटलीस्ट ये फेज 2 तक आपको 1.5 घंटा स्पेसिफिकली हर एक दिन, मान लो मंडे को आपने केमिस्ट्री को दे दिया तो केमिस्ट्री के जो भी आपको टफ पॉइंट लगते हैं केमिस्ट्री के, मान लो पॉइंट ऑफ फैक्टर आपको निकालना नहीं आता तो आप एक वीक में इसको दे दिए, है ना, 1.5 घंटा आपको देना है। ट्यूसडे को आप फिजिक्स के टफ पॉइंट को पकड़ सकते हो, वेंसडे को ऐसा आप बना सकते हो। मतलब एटलीस्ट जो आपको क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं भाई, जो उनको टफ लगता है ना वो छोड़ देते हैं, जबकि सवाल तो हर जगह से आता है। क्यों छोड़ा जाए भाई, हम क्यों ना उसको पहले से ही 1.5 घंटा हर एक दिन उसी टॉपिक के लिए डेडिकेट कर दें जो मुझे कम आता है, जो मुझे टफ लगता है। तो ये भी एक बहुत स्मार्ट तरीका है ना। और पुराने पुराने टॉपिक्स का लगातार आपको रिवीजन करते रहना है। और एक बिल्कुल दैनिक अनुशासन, बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको स्टडी करना है बेटा। कहते हैं ना, जब तक कोई डिसिप्लिन नहीं होता तब तक कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की आप स्पीच सुनो बेटा, चाहे वो आप कहीं पे भी देखो, यूट्यूब पे सुनते होगे, हर एक इंसान में एक चीज तो जरूर हमें कॉमन मिलती है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड थे, बहुत अनुशासित थे, एक रेगुलर वे में डिसिप्लिन तरीके से वो चीज करते गए और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, स्कूल स्टूडेंट्स है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो उनको लेक्चर्स देखने हैं प्लस सेल्फ स्टडी करनी है ना। ड्रॉपर्स के बच्चे हैं, ड्रॉपर्स बच्चे हैं ना, ब्रेक के साथ जो होता है, मतलब इस तरीके से आप देखो, अगर स्कूल स्टूडेंट है, मान लो क्लास 12th का है, तो उसके लिए उतना टाइम नहीं होगा क्योंकि वो बोर्ड्स का भी पढ़ रहा होगा, तो आप 5 से 6 घंटे आप स्कूल गोइंग के लिए डिवोट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो 7 से 8 घंटा, 7 से 8 घंटे आपको स्पेसिफिकली डिवोट करना है अगर आप ड्रॉपर हो तो। अगर स्कूल गोइंग हो तो 5 से 6 घंटे आप दो। अब बच्चे ये करते हैं ना, जोश जोश में पहले ही दिन इतना जोश दिखाते हैं कि अब तो बैठ गए, उठेंगे ही नहीं यहां से। अब तो सर ने, विपुल सर ने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया है, अब मैं बैठ गया हूं कुर्सी पे, अब मैं उठूंगा ही नहीं 5 घंटे से पहले। तो आप ऐसा बहुत गलत करोगे बेटा। हमेशा स्टडी ना ब्रेक करके लिया जाता है, कभी भी कंटिन्यूअस स्टडी नहीं हो पाती है। ये मेरे साथ भी होता था, मैं बोर हो जा, अब बैठो देखो भी 2 घंटे में आपका कमर ना दर्द कर जाए तो बताना, मन करेगा यार बस गद्दा ओढ़ करके सो जाए, है ना। तो अब यहां पर आपको ब्रेक लेना है बेटा, हर एक एक घंटे पे ब्रेक लो, छोटा छोटा लो। ये नहीं कि भैया 1 घंटा तुमने पढ़ा उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लेने चले गए, नहीं। 1 घंटे का पढ़ाई किया आपने, 5 से 7 मिनट का आपने ब्रेक लिया, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, पानी पी लिया, है ना, पानी पीना बहुत जरूरी है, पढ़ते वक्त बॉटल लेके बैठो, पानी पीते रहो। तो कहने का मतलब है जब आप इस तरीके से ब्रेक ले लेकर के करोगे ना चीजें, हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, अब 3 घंटा हो गया तो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, खाना खा लिया, फिर 1 घंटा बैठ जाओ। तो ब्रेक ले लेकर के जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो आपको एक अलग लेवल का एनर्जी भी रहता है, बॉडी आपकी बैलेंस्ड होती है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है बेटा, मशीन नहीं है। मशीन नहीं कि आपने बटन दबाया और शुरू हो गया काम और चलता रहा 4-5 घंटे तक, ऐसा नहीं होता। आपको ब्रेक ले लेकर के चीजें करना होता है। तो लगातार बैठना मुश्किल होता है, इसलिए हर घंटे 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। मैं तो कहूंगा 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, बहुत स्मार्ट हैक्स है बेटा। अब बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो एक काम करते हैं, चलो आज आज हेलोजन निपटा देता हूं, कल अल्कोहल फिनॉल निपटा दूंगा, कल अल्कोहल फिनॉल निपटा दूंगा। तो ऐसा नहीं करना आपको। कभी भी बेटा जब आप पढ़ने बैठो
तो पूरा चैप्टर को टारगेट करके मत बैठो, आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट होता है, शुरू में उसका नॉमेनक्लेचर नामकरण होता है ना। फिर इसके बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, किस तरीके से आप उसको बना सकते हो। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो 3 भाग में तोड़ लो उसको, देखो चाकू से काट लो, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, कोई एक चैप्टर है। तो आज तो हमें पूरा का पूरा उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोल्केन का पढ़ना है, ठीक है। कल क्या पढ़ना है, अगले दिन हमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। परसों क्या पढ़ना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो कभी भी पूरा चैप्टर अगर बहुत बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट भी आप बना लेते हो ना, तो चीजें आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर आप उसको छोटे पार्ट में काट दोगे तो एक साइकोलॉजिकली ये चीज माइंड में सेट रहती है कि हाँ आज हमें इतना ही करना है ना। उसी पे आप काम करते हो, पूरा माइंड आपका उसी के लिए डेडिकेटेड होता है, पर्टिकुलर चीज के लिए। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लर्निंग लूप क्या है बेटा, है ना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, है ना, इस तरीके से इनिशियल डेज में, फिर आप जो है रिवीजन करें और एंड में आपको प्रैक्टिस करना है। बस इस तरीके से इस लूप में आपको चलना है, और इस लूप में चलने के बाद आप यहां नहीं पहुंचेंगे, आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है भाई, है ना। बस इतना ही ड्राइंग मुझे आता है चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। स्मार्ट लर्निंग टूल्स क्या होता है। अब बेटा अगर मैं बात बताऊं, मैंने बोला कि सिलेबस आपका केवल और केवल एनसीईआरटी है, तो तुमको एनसीईआरटी को बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ना है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी रामबाण है। बायो और एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं है, बस उसकी लाइन देते हैं वो। ऐसे चीज में, है ना, बायोकेमिस्ट्री में सीधे सवाल यहीं से आते हैं, एनसीईआरटी से। तो बहुत जरूरी है कि आप इन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, रीडिंग लगाओ, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस चीज को वीडियोस के थ्रू देखो, हम लोग समझाते हैं। मेरी रफ्तार सीरीज आ रही है, आप उसको देख सकते हो। उसमें एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उसके पीवाईक्यूज कराता हूँ, तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो। या अदर सब्जेक्ट के बच्चे हो तो और भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे भाई, है ना। और भी आपको बहुत, पूरी हमारी धुरंधर टीम है, वो भी धीरे धीरे लेकर के आएगी, तो आप उसको भी प्रेफर करना। माइंड मैप्स बच्चों, आपने देखा होगा कि हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं, तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको उतना अच्छे से याद नहीं रहता, बजाय कि एक कोई मैप बना हो उसको आपको याद करना। जैसे भारत का नक्शा आपने देखा होगा, कभी कभी नहीं भूलोगे, भारत का नक्शा बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक मैप बना हुआ है वहां पर। इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट्स की तरीके से ऐसे बनाओगे ना, मान लो तुमको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है ना, सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद कितने होते हैं, मोलरता, मोललता, मोल अंश, है ना, पीपीएम, है ना, प्रतिशत, ये सारी चीजें आप इस तरीके से तीर लगा करके लिख दिए, फिर उसके आगे उसका फॉर्मूला लिख दिया, तो एक फ्लो चार्ट बन गया। अब हमारा ब्रेन जो होता है ना, ये फ्लो चार्ट जो होता है ना, उसको बहुत जल्दी रिटेन करता है, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में छपी रहती है चीजें। अगर उसी सांद्रता के पद को आप थ्योरी की तरफ पढ़े थे, किताब में पढ़े थे, और एक जगह फ्लो चार्ट में देखे थे, तो फ्लो चार्ट वाला जो रिटेंशन होता है वो ज्यादा दिन तक रहता है। ये होता है, बहुत स्मार्ट है कि इसको आप देखना, है ना। तो जब भी आप फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हो कोई चीज, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में सेव्ड रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड मैप आप बनाओ, है ना। माइंड मैप का मतलब कोई टॉपिक उठाया, उसके आगे वो क्या है, उसके आगे वो क्या है, वो लिखते जाओ आप, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है। फ्लैश कार्ड्स ये कुछ बच्चे बनाते हैं रिवीजन के लिए, है ना। आप एक A4 साइज की शीट लो, उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको लिख लो, एग्जाम टाइम में बस वही देखो, रिवाइज करो, चले जाओ। तो ये भी कुछ तरीके हैं, ये एंड में आपको काम आ सकता है। एनसीईआरटी बच्चों आपके सफलता की कुंजी है, अगर मैं बोलूं एनसीईआरटी से बाहर ये सिलेबस प्योरली डेडिकेटेड है सीयूईटी का एनसीईआरटी, इससे बाहर और कुछ नहीं आता है। एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन से सीधे सवाल आते हैं, है ना। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल आता है भाई। तो इस चीज से आप लोग बहुत अवेयर रहो, और एनसीईआरटी पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए बेटा। और जो भी उसके एग्जाम क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रैक्टिस करो, हम भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तो डोंट वरी, है ना। परीक्षा हाल के नियम बेटा, तो आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम में जब आप कोई भी सही प्रश्न करते हो तो उसके लिए +5 मार्क्स मिलता है, गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाता है। जो आपने गलत किया उसका तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, जो आपने सही करके 5-5 करके जोड़े थे उसमें से भी आप एक गंवा देंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपको उन्हीं क्वेश्चन को टिक मार्क करना है जिस पर आप 100% श्योर हो। अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसको न अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो आप सही करके आए होंगे ये भी नंबर आपके ले जाएगा वो। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, तुक्काबाजी नहीं चलेगी यहां पर, है ना। तब आप लगा सकते हो जब आप 2 ऑप्शन, मान लो 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि हाँ चलो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कतई होगा ही नहीं, सिर्फ 2 में हो सकता है, तब भी मैं कहूंगा कि बचें, तब भी मैं कहूंगा इस चीज से बचें। लेकिन आपको गट फीलिंग आ रही है, एक आध 2 क्वेश्चन की बात है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, है ना।
स्पीड, लेंदी सवालों के लिए स्किप करना, ये बहुत जरूरी बच्चों, ये इस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे ये होता है ना, जैसे मान लो मैं बताता हूं, ये ह्यूमन नेचर है, मेरे साथ भी होता था, है ना। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि आप प्यारे बच्चे जरूर इसमें गलती करोगे, तो मैं अभी बता दे रहा हूं। मान लो तुमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा, तुमने विपुल सर का वन शॉट देखा, तुमको मजा आ गया उस चैप्टर में, तो अब तो तुम्हें अंदर से फीलिंग आ गई कि सर अब तो इस चैप्टर के किसी भी लेवल के क्वेश्चन तुम ला करके दे दो, मैं कर लूंगा, ठीक है। और तुम कर भी ले रहे हो, तुमको तुम्हारे आसपास जितने भी क्वेश्चन तुमको दिख रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तुम उसको फोड़ भी रहे हो। अब एग्जाम हॉल में उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन आया, सपोज करो वो कुछ वैल्यू वैल्यू में तुमको ऐसे उलझा दिया जिससे कैलकुलेशन में तुम अटक गए और तुमसे वो हो नहीं रहा है, तो वहां बात ईगो पे आ जाती है। खासकर लड़के ये बहुत ईगो पे लेते हैं, है ना। तो वो कहेंगे कि यार इतने अच्छे से पढ़ा था, इसका क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा। ये बच्चों बेवकूफी है। अगर आपको कोई चीज ज्यादा टाइम टेकिंग लग रही है ना, उसको वहीं छोड़ो, तुरंत आगे बढ़ो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी तुमको 5 नंबर दे करके जाएगा। अगले वाले जो आसान क्वेश्चन आए हैं वो भी तुमको 5 नंबर ही देंगे सही होने पर। तुमको वहां पर ये प्रूफ नहीं करना है कि हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम इसी पे 15 मिनट लगा देंगे, नहीं, क्या मतलब, ये बेवकूफी है बेटा। ये कोई नहीं पूछने वाला बाद में आकर के कि तुमने उस चैप्टर को कितना तुमने टाइम दिया था उस पर, तो उसके तुम्हारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। टोटल मार्क्स देखा जाएगा बेटा, कुल नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कहीं पे भी अगर आप अटकते हैं, आप 2 से 3 मिनट लगा, आपको लग गया कि अभी क्वेश्चन नहीं आ सकता, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, उसको वहीं छोड़िए, आगे बढ़िए, उसको वहीं छोड़िए, आगे बढ़िए। जो आसान क्वेश्चन है पहले गो में सारा, पहले पूरा पेपर आपका ये होना चाहिए 1 घंटे में से आधे घंटे तो आप उस सारे आसान क्वेश्चन को कर डालिए। अब सेकंड राउंड में जो मीडियम लगते हैं आपको उस पर आइए, फिर थर्ड राउंड में आप टफ पे आइए। कहने का मतलब है कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है, आप उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। 5 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पर, 500 बहुत ज्यादा हो गया, नहीं दोगे आप, नहीं दोगे बेटा, ठीक है। टफ लग रहा है वहीं छोड़ो, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर जाओ। तो लेंदी सवालों को स्किप करिए, दिल पर पत्थर रख करके आगे बढ़िए। मैंने जानबूझ करके लाइन यहां पर लिखा हूं क्योंकि बेटा आप लोग यहां पर बच्चे 90% जो है गलती करते हैं, है ना। कि यार वो चैप्टर तो इतना अच्छे से पढ़ा था, उसके क्वेश्चन मुझे कैसे नहीं हो रहे। अबे कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टोटल नंबर देखा जाएगा तुम्हारा जब सिलेक्शन होगा तो, है ना। उसमें ये नहीं देखा जाएगा इस चैप्टर का एक क्वेश्चन तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसमें क्यों नहीं कर पाए, ये थोड़ी कोई बोलेगा। ये सब इंटरव्यू की चीजें बाद में तुम सीख लोगे सारी चीजें जब जॉब मिलेगी तो। खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाओ, खुद बेटा डेली अपने आप को पुश करो, अपनी बाउंड्रीज को आप पुश करो। अगर आप 50 क्वेश्चन एक दिन में कर पा रहे हो तो अगले वीक का टारगेट रखो कि आप 75 क्वेश्चन करो। उसके अगले वीक आप सोचो 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा, तो आपका ग्राफ बिल्कुल इंक्लाइनिंग होगा, देखो, और आप ऐसे ही पहुंच जाओगे सक्सेसफुल तरीके से, ठीक है। तो सेल्फ चेक करते रहे, दिन दिन जब दिन का अंत होना बेटा, कहते हैं ना कि अपने दिल पर अगर हाथ रख करके आप कुछ पूछते हो तो वो सही बिल्कुल आवाज आती है। और वो अगर आ जाती है सही कि हाँ तुमने आज दिन में क्या कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम किया, अगर उसका जवाब हाँ आ रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम सही रास्ते पर हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो तुमको उस पर काम करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं, काम करने की, ठीक है। तो क्या हमने कल से बेहतर किया, आपको ये क्वेश्चन पूछना है बेटा, ठीक है। हमेशा आपको हर दिन आपका कल से बेहतर, बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। ये सिर्फ सीवीटी की स्ट्रेटेजी नहीं है, लाइफ की स्ट्रेटेजी है। जीवन भर में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कल हमने जो किया वो कुछ भी नहीं था, आने वाला कल बीते हुए कल से बहुत बेहतर होगा मेरा, और आप ये चीज करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहोगे, ठीक है। तो इस ध्येय से आपको आगे बढ़ना है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आज आपने ये किया तो कल आपको उससे और अच्छा करना है, और ज्यादा पढ़ना है, और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन समझना है, समझे। अपने आप को हर दिन पुश करते रहना है। टारगेट बेटा अगर आप 100% आपका पूरा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 70% हो रहा है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो किसी बच्चों का भी 100% टारगेट कभी पूरा नहीं होता है, तो ठीक है, आप अच्छा टारगेट रखें। अगर नहीं भी पूरा हो रहा है तो इट्स वेरी कॉमन। खुद से वादा करो बेटा कि मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाकर रहूंगा, हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाकर रहूंगा मैं। यह आपके करियर का पहला कदम है, इसको बहुत यादगार बनाओ। और बाद में अभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कि यस सर हम तैयार हैं इस चीज को करने के लिए। और ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन तुम बहुत अच्छे हैप्पीली आकर के उसी कमेंट का रिप्लाई करोगे, सर वी डिड इट, हमने कर दिखाया, हम पहुंच गए, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। उस दिन देखना पूरे फिजिक्स वाला की टीम तुमसे मिलने आएगी, तुम्हारा इंटरव्यू लेगी। बच्चों सोचो क्या इतना अच्छा हैपनिंग माहौल होगा। मैं आऊंगा पर्सनली अपने बच्चों से मिलने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा करो यार, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अब अलविदा लेते हैं।
ये बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी बेटा, बहुत अच्छा मास्टर प्लान था। अगर आप इसको सच में फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी यार, तुम अपने एग्जाम में फोड़ दोगे। बहुत एक धुआंधार प्लानिंग थी। मैंने इसमें बहुत कुछ बताया बच्चों, है ना? तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो तुम अपने सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूं यहां पर। तुम इसे फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो, तुम इसे बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो, तुम इसे इतिहास में अप्लाई कर सकते हो, भूगोल में अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हो, हिंदी में अप्लाई कर सकते हो, जीएटी में अप्लाई, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन एक गाइड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को अपने इस 3 महीने के बहुत इंपॉर्टेंट समय को बहुत ही स्मार्टली इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे, है ना? आप अच्छे कॉलेज तक पहुंचे, आप अपने सपनों को साकार करें, अपने घर वाल अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं बोलता हूं थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल बच्चों। बाय बाय, पढ़ते रहना एंड आई विश आप सभी अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।